कहानी का शीर्षक है चोरी का धन। महाकाव्य के युग में स्त्री को पौरुष के बल पर प्राप्त किया जाता था। जो अधिकारी होते वही रमणी रत्न प्राप्त करते। मैंने का पुरुषता के द्वारा प्राप्त किया। ये बात जानने में मेरी पत्नी को विलंब हुआ, किंतु विवाह के बाद मैंने साधना की, जिसे धोखा देकर चोरी से पाया, उसका मूल्य प्रतिदिन चुकाया है। दाम्पत्य का अधिकार प्रतिदिन ही नए रूप में निर्धारित करना होता है। अधिकांश पुरुष ये सब भूल जाते हैं। उन्होंने शुरू से ही समाज का अनुमति पत्र दिखाकर कस्टम हाउस से माल छुड़ा लिया है। उसके बाद से वे बिल्कुल लापरवाह हैं। जैसे पहरे वालों ने सरकारी प्रताप ऊपर वाले के दिए तमगे के जोर पर पाया हो, वर्दी उतारते ही अत्यंत अयोग्य हो जाते हैं। विवाह चिरजीव का पाला गाना है, उसकी तो एक ही टेक है, किंतु संगीत का विस्तार प्रतिदिन के नव नव क्रम में है। सुनेत्रा से ही इस बात को मैं अच्छी तरह समझ पाया हूं। उसमें है प्रेम का ऐश्वर्य, जिसका समारोह समाप्त होना नहीं चाहता। देहरी पर चारों पहर उसकी शहाना रागनी बजती रहती है। एक दिन ऑफिस से लौटकर देखा, मेरे लिए बर्फ डला फालसे का शरबत सजा रखा है। रंग देखते ही मन चौंक उठा। उसी की बगल में छोटी चांदी की तश्तरी में रखा गजरा कमरे में घुसने के पहले ही सुगंध आई। फिर किसी दिन देखता आइसक्रीम के सांचे में जमाया हुआ फल के गूदे और रस का मिश्रण एक प्याले में ताल फल की गिरी और छोटी तश्तरी में बस सूर्यमुखी का एक फूल। सुनने में बात कुछ विशेष नहीं लगती, किंतु समझ में आता है कि दिन दिन वह नए नए रूप में मेरे अस्तित्व का अनुभव करती। पुराने को नए रूप में अनुभव करने की शक्ति कलाकार में होती है, और उत्तेजना प्रतिदिन घिसी पिटी लकीर पर चलते हैं। सुनेत्रा में प्रेम की प्रतिभा है, नवोन्मेष शलिनी सेवा। आज मेरी कन्या अरुणा की उम्र 17 साल है, अर्थात ठीक जिस उम्र में सुनेत्रा का विवाह हुआ था। उसकी अपनी उम्र है 38। किसी यत्न पूर्वक साज सज्जा करना, प्रतिदिन पूजा का नैवेद्य सजाना, अपने को उत्सर्ग करने का आहविक अनुष्ठान वे जानती है। सुनेत्रा शांतिपुरी काले किनारे की सफेद साड़ी पसंद करती है। खद्दर प्रचारकों की धिक्कार का प्रतिवाद किए बिना उसने इसे स्वीकार कर लिया है। कैसे भी खद्दर को स्वीकारा नहीं। वह कहती, देसी तांती तात, इन्हीं से मुझे प्यार है। वह शिल्पी है, उन्हीं की पसंद का सूत मेरी पसंद पूरे कपड़े को लेकर है। असली बात सुनेत्रा समझती है, हल्के सफेद रंग की साड़ी में सब रंगों का संकेत सहज ही फबता है। यह उसी कपड़े को नयापन देती नाना आभासों में। लगता नहीं कि वह सजी है। वह समझती है मेरे अवचेतन मन का दिगंत उसकी सज्जा से उदासित होता है। मैं खुश होता हूं, ये नहीं जान पाता क्यों खुश हुआ हूं। प्रत्येक मनुष्य में ही एक मैं है, पर अपरिमेय रहस्य का असीम मूल्य प्रेम में जुटता है। अहंकार का कृत्रिम पैसा इसके सामने तुच्छ ठहरता है। आज 21 वर्षों से सुनेत्रा मन प्राण से ये परम मूल्य मुझे देती आई है। उसके शुभ्र ललाट पर कुमकुम बिंदु के बीच प्रतिदिन लिखती रहती है अक्लांत विस्मय की वाणी। उसके अखिल जगत के मर्म स्थान पर मैं अधिकार की हूं। इसीलिए साधारण जगत का सामान्य कोई होना छोड़ मुझे और कुछ नहीं होना पड़ा। सामान्य और असामान्य रूप में आविष्कार करता है प्रेम। शास्त्र कहता है, अपने को जानो। आनंद में अपने को ही जानता हूं, और एक जन है जिसने प्रेम में मेरे अपने को जाना है। मेरे पिता थे किसी प्रसिद्ध बैंक के अन्यतम अधिनायक। मैं उसी का एक हिस्सेदार हुआ, जिसे सोता हुआ हिस्सेदार कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस के काम ने जैसे चारों ओर से मुझे लगाम से कस दिया हो। मेरे शरीर मन के साथ इस काम का तालमेल नहीं बैठता। इच्छा थी वन विभाग में कहीं परिदर्शक का पद दखल कर लूं, खुली हवा में दौड़ धूप करूं, शिकार का शौक मिटा लूं। पिताजी की दृष्टि रोब दाब की ओर थी। बोले, जो काम मिल रहा है वह सहज में किसी बंगाली के भाग्य में नहीं जुटता। हार मानी पड़ी। इसके अतिरिक्त लगता है पुरुष के रोब दाब की चीज स्त्री के लिए मूल्यवान है। सुनेत्रा के जीजा अध्यापक हैं। उनकी इस इंपीरियल सर्विस से उनके स्त्री समाज का सिर ऊंचा रहता है। यदि कोई जंगली इंस्पेक्टर साहब बन 16 हैट लगाकर
बाघ भालू की खाल से जमीन ढक देता। इससे मेरी देह का गुरुत्व कम हो जाता। उसी के साथ अन्य कई ऊंचे पदासीन पड़ोसियों की तुलना में मेरा पद गौरव घट जाता। क्या पता, यह लघुत्व स्त्रियों के आत्माभिमान को कदाचित कुछ शुद्ध करता। इधर डेस्क में बंधी स्थावरत्व के बोझ से देखते देखते मेरी यौवन धारा बोथरी होती जा रही है। दूसरा कोई पुरुष होता है तो उस बात को निश्चिंत मन से भूलकर तोंद की परिधि विस्तार को देव दुर्घटना नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं सुनेत्रा मुग्ध हुई थी, मात्र मेरे गुणों पर ही नहीं, मेरे देह सौष्ठव पर भी। विधाता की स्वरचित जिस वरमाल को गले में पहन एक दिन उसे वरण किया था, अवश्य ही प्रतिदिन की अभ्यर्थना में उसका प्रयोजन है। आश्चर्य है कि सुनेत्रा का यौवन आज भी असूक्ष्म बना है। देखते ही देखते मैं ही भाटा के ग्रास में चला जा रहा हूं। बैंक में केवल रुपए जमा हो रहे हैं। हमारे मिलन के प्रथम अभ्युदय को फिर से एक बार प्रत्यक्ष आंखों के सामने मेरी कन्या अरुणा ले आई। हमारे जीवन का वह ऊषारूण राग उनके तारुण्य के नव प्रभात में दिखाई दिया, जिसे देखकर मेरा समस्त मन पुलकित हो उठता। शैलेन की ओर तक कर देखता हूं। मेरी उन दिनों की आयु उसके शरीर में आविर्भूत हुई है। यौवन की वही क्षिप्र शक्ति, वही अजस्त प्रफुल्लता, फिर प्रतिक्षण प्रतिहत दुराश में मुरझाए उत्साह की उत्कंठा। उस दिन मैं जिस पथ पर चलता था वही पथ उसके भी सामने है। वैसे ही अरुणा की मां के मन को वश में करने के अनेक उपाय उसने रचे हैं। केवल मैं ही उसका यथेष्ट ध्यान आकृष्ट नहीं करता। दूसरी ओर अरुणा मन ही मन जानती कि उसके पिता कन्या के दर्द को समझते हैं। किसी किसी दिन न जाने क्यों दोनों आंखों में अदृश्य अश्रु की करुणा लिए मेरे पैरों की ओर के मोढ़े पर वह चुपचाप आ बैठती। उसकी मां निष्ठुर हो सकती है, मैं नहीं हो सकता। अरुणा के मन की बात उसकी मां ना समझती हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका विश्वास था कि ये सभी प्रभात का मेघ डमरम है, दिन चढ़ते ही विलीन हो जाएंगे। सुनेत्रा के साथ यही मेरे मत का मेल नहीं। भूख तृप्त ना कर भूख को मार दिया जा सकता है, लेकिन दोबारा जब पत्तल बिछेगी तब हृदय की रसना में नवीन प्रेम का स्वाद समाप्त हो जाएगा। मध्या में भोर का सुर मिलाने जाकर और नहीं मिलता। अभिभावक कहते हैं पहले विवेचना करने वाली उम्र हो, उसके बाद आदि आदि। हाय रे, विवेचना करने की अवस्था प्रेम करने की अवस्था के ठीक विपरीत दिशा में है। कई दिन पहले ही आया भरा बादर महाभादर। घोर वर्षा की आड़ में कलकत्ते के ईंट लकड़ी के मकान मुलायम हो आए। शहर की प्रखरता अश्रु गद्ध कंठस्वर के समान वाष्पाकुल हुई। उसकी मां जानती उनकी अरुणा लाइब्रेरी के कमरे में परीक्षा की पढ़ाई में जुटी हुई है। मैं किताब लेने गया था। देखा कि मेघाच्छन्न दिनांत की सज छाया में खिड़की के सामने वे चुपचाप बैठी है। तब तक उसके बाल बंधे नहीं थे। पुरवैया हवा के साथ वर्षा के छींटे उसके खुले बालों में पड़ रहे हैं। मैंने सुनेत्रा से कुछ कहा नहीं। तभी शैलेन को चाय के लिए निमंत्रण पत्र लिख भेजा। अपनी मोटर उनके घर भेज दी। शैलेन आया। उसका अचानक आना सुमित्रा को पसंद नहीं आया। यह समझना कुछ मुश्किल नहीं था। मैंने शैलेन से कहा, गणित पर मेरा जहां तक अधिकार है उससे आज मैं फिजिक्स की था नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें बुला भेजा। क्वांटम थ्योरी यथाशक्ति समझ लेना चाहता हूं। मेरी पुरानी विद्या बुद्धि में जंग लग गई है। कहना ना होगा कि विद्या चर्चा आगे नहीं बढ़ी। मेरा निश्चित विश्वास है कि अरुणा ने अपने पिता की चतुराई स्पष्ट ही भांप ली होगी और मन ही मन कहा होगा, ऐसे आदर्श पिता किसी दूसरे परिवार में आज तक नहीं हुए। क्वांटम थ्योरी के ठीक शुरू ही में टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने हड़बड़ाते हुए उठकर कहा, जरूरी काम से बुलाया है, तुम लोग एक काम करो, तब तक पार्लर टेनिस खेलो, छुट्टी मिलते ही लौट आऊंगा। टेलीफोन में आवाज आई, हेलो, क्या ये 1200 फलाना नंबर है? मैंने कहा नहीं, यहां का नंबर 700 फलाना है। दूसरे ही क्षण नीचे के कमरे में जाकर एक पुराना अखबार उठाकर पढ़ना शुरू किया। अंधेरा हो आया, बत्ती जला दी। चेहरा बड़ा ही गंभीर। मैंने हंसकर कहा, मेटियोरोलॉजिस्ट यानी जलवायु विशेषज्ञ
तुम्हारा मुख देखता तो आंधी का संकेत देता। इस मजाक में हिस्सा न लेकर सुनेत्रा बोली, क्यों तुम शैलेन को इस प्रकार बार बार प्रश्रय देते हो? मैंने कहा, प्रश्रय देने वाला तो उसी की अंतरात्मा में छुपा हुआ है। इनका मिलना जुलना कुछ दिन बंद रख पाते तो ये बचकानापन आपसे आप छूट जाता। बचकानेपन के साथ कसाईपना क्यों करने आऊं? दिन बीतेगा, अवस्था बढ़ेगी, ऐसे बचकानापन फिर तो लौटकर कभी नहीं आएगा। तुम ग्रह नक्षत्र नहीं मानते, मैं मानती हूं। ये मिल नहीं सकते। ग्रह नक्षत्र कहां किस प्रकार मिलते हैं नजर नहीं आते, लेकिन ये दोनों अंतर ही अंतर में मिल गए हैं। ये तो एकदम स्पष्ट ही दिख रहा है। तुम नहीं समझोगे मेरी बात। जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारा यथार्थ साथी ठीक हुआ रहता है। मोह की छलना में यदि किसी दूसरे को स्वीकार लेते हैं तब उसी में अज्ञात अस्तित्व घटता है। अनेक दुखों विपत्तियों में उसकी सजा है। यथार्थ साथी को कैसे पहचान पाएंगे? नक्षत्र के अपने हाथों हस्ताक्षर की हुई दलील है। अधिक लुका छिपी नहीं चली। मेरे ससुर अजीत कुमार भट्टाचार्य एक संभ्रांत पंडित वंश में जन्मे थे। बाल्यकाल पाठशाला के परिवेश में बीता था। बाद में कलकत्ता आकर कॉलेज से गणित में एमए की डिग्री ली। फलित ज्योतिष में उनका जैसा विश्वास था वैसी ही थी उनकी दक्षता। उनके पिता थे पक्के न्यायिक। उनके मतानुसार ईश्वर अप्रमाण सिद्ध है। मेरे ससुर भी देवी देवता कुछ नहीं मानते थे। इसका प्रमाण मुझे मिला है। उनके सारे बेकार विश्वासों ने ग्रह नक्षत्रों पर भीड़ कर रखी थी। एक तरह से कट्टरपंथी कह सकते हैं। ऐसे ही परिवार में सुनेत्रा जन्मी। बाल्यकाल से ही उसके चारों ओर ग्रह नक्षत्रों का कड़ा पहरा था। मैं अध्यापक का प्रिय छात्र था। सुनेत्रा को भी उसके पिता शिक्षा देते थे। बार बार परस्पर मिलने का सुयोग मिला था। सुयोग व्यर्थ नहीं गया। यह खबर बेतार विद्युत वार्ता से मेरे पास पहुंची। मेरी सास का नाम विभति था। उनका जन्म यद्यपि पुरानी समय सीमा के बीच हुआ, किंतु पति के साहचर्य में उनका मन संस्कार मुक्त स्वच्छ था। पति से उनका अंतर यह कि वे ग्रह नक्षत्रों को बिल्कुल नहीं मानती थी। मानती थी अपने इष्ट देवता को। इसको लेकर एक दिन पति के मजाक करने पर कहा था, तुम डर डर कर प्यादों को सलाम ठोकते फिरो, मैं तो साक्षात राजा को मानती हूं। पति ने कहा, ठगी जाओगी। राज के रहने पर भी जो है, ना रहने पर भी वही है। लाठी कंधे पर प्यादों का दल तो निश्चित ही है। सास जी बोली, ठगी जाऊं सो भी भला। इससे दिल्ली के दरबार में जाकर नागरा जूते के सामने सिर नहीं झुका सकूंगी। मेरी सास मुझसे बड़ा स्नेह करती थी। उनके पास मेरी मन की बातें अवतरित थी। अवकाश अनुसार एक दिन उनसे कहा, माँ तुम्हारे लड़का नहीं, मेरी माँ नहीं, लड़की देकर मुझे अपने लड़के की जगह लो। तुम्हारी संपत्ति पाने पर अध्यापक जी के पैर पकड़ूंगा। वह बोली, बेटा अध्यापक की बात बाद में होगी, पहले अपनी जन्मपत्री मुझे ला कर दो। मैंने वह दे दी। वह बोली, कुछ होने का नहीं, अध्यापक राजी नहीं होंगे। अध्यापक की लड़की भी अपने पिता की ही शिक्षा है। मैंने पूछा, लड़की की माँ? बोली, मेरी बात छोड़ो, मैं तुम्हें जानती हूं, अपनी लड़की का मन भी जानती हूं। उससे अधिक जानने के लिए नक्षत्र लोक में दौड़ने का मुझे शौक नहीं। मेरा मन विद्रोही उठा। कहा, इस प्रकार की अवास्तव बाधा को स्वीकार करना ही अनुचित है, किंतु जो सत्य नहीं उसके शरीर पर आघात नहीं ठहरता। उसके साथ क्या लेकर लड़ूं? इधर चारों ओर से लड़की का रिश्ता आने लगा। ग्रह नक्षत्रों की असम्मति नहीं, ऐसे भी प्रस्ताव उसमें थे। लड़की ने जिद पकड़ ली, वह चिरकुमारी रहेगी, विद्या की साधना में ही उसके दिन बीतेंगे। पिता ने इसका अर्थ नहीं समझा। उन्हें स्मरण हो आई लीलावती की बात। माँ ने समझा आड़ में रो रही है। अंत में एक दिन माँ ने मेरे हाथों में कागज थमाकर कहा, यह सुमित्रा की जन्मपत्री है, इसे दिखाकर अपनी जन्मपत्री में संशोधन कर लाओ। अपनी लड़की का अकारण दुख नहीं सह सकूंगी। बाद में क्या हुआ ये कहने की जरूरत नहीं। जन्मपत्री के अंक जाल से सुनेत्रा का उद्धार किया। आंसू पहुंचते पहुंचते मां बोली,
बड़े पुण्य का काम किया है बेटा तुमने। उसके बाद 21 वर्ष बीत गए। हवा का वेग बढ़ चला था, वर्षा का विराम नहीं। सुनेत्रा से उसने कहा, रोशनी आंखों में लग रही है, बुझा दूं? बत्ती बुझा दी गई। वर्षा की धारा के बीच रास्ते की बत्ती का स्पष्ट प्रकाश अंधेरे कमरे में पहुंचा। सोफे पर सुनेत्रा को अपने बगल में बिठाया, बोला, सुनी, तुम मुझे अपना सच्चा साथी मानती हो ना? तुम्हारा एक ऐसा प्रश्न है, इसका कोई उत्तर देना होगा। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र यदि ना माने, अवश्य मानते हैं। मैं क्या नहीं जानती? इतने दिनों तक तो हम दोनों का साथ निभा, क्या कोई संदेह किसी दिन तुम्हारे मन में जगा? ये सब बेकार की बातें यदि पूछोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सुनी, बहुत बार दोनों ने साथ साथ कष्ट झेले हैं। हम दोनों का पहला बेटा 8 महीने में ही चल बसा। टाइफाइड से जब मैं मरणासन था तभी पिताजी की मृत्यु हुई। अंत में देखा, जाली वसीयतनामा बनाकर भैया ने सारी संपत्ति हड़प ली। आज नौकरी ही मेरा एकमात्र सहारा है। तुम्हारी माँ का स्नेह ही था मेरे जीवन का ध्रुव तारा। पूजा की छुट्टी में घर जाते हुए मार्ग में नौका डूबने से वह पति के साथ मेघना नदी के गर्भ में चली गई। मैंने देखा, संसारिक बुद्धि के अभाव में अध्यापक भारी कर्ज छोड़ गए। उस कर्ज को स्वीकार लिया। कैसे जानूं कि ये सारी विपत्तियां मेरे ही दुष्ट ग्रहों के कारण न घटित हुई हों? पहले से यदि तुम जानती तो मुझसे विवाह न करती। सुनेत्रा बिना कोई उत्तर दिए मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, सारे दुख दुर्लक्षणों से प्रेम ही बड़ा है। हमारे जीवन में क्या इसका प्रमाण नहीं मिला है? अवश्य अवश्य मिला है। सोचो, यदि ग्रह के अनुग्रह से तुम्हारे पहले ही मेरी मृत्यु हो तो उस क्षति को क्या मैं जीवित रहने पर पूरा नहीं कर सकता? रहने दो, रहने दो, अधिक मत बोलो। सावित्री के लिए सत्यवान के साथ एक दिन का मिलन भी चिर वियोग से बड़ा था। उन्होंने तो मृत्यु ग्रह का भय नहीं माना था। सुनेत्रा चुप ही रही। मैंने कहा, तुम्हारी अरुणा शैलेन से प्रेम करती है, इतना भर जानना ही पर्याप्त है। बाकी सारा कुछ अनजाना रहे। क्या कहती हो सुनी? सुनेत्रा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तुमसे जब प्रथम प्रेम किया, बाधा आई। मैं जीवन में दोबारा किसी ग्रह की मंत्रणा से ही उस निष्ठुर दुख को आने ना दूंगा। उन दोनों की जन्म पत्रियों को मिलाकर जैसे भी हो कोई संशय नहीं उठने दूंगा। ठीक उसी समय सीढ़ी पर पैरों की आहट सुनाई दी। शैलेन उतर कर जा रहा है। सुनेत्रा जल्दी से उठ जाकर बोली, बेटा शैलेन, क्या तुम जा रहे हो? शैलेन ने डरते डरते ही कहा, कुछ देर हो गई, घड़ी नहीं थी, मालूम नहीं पड़ा। सुनेत्रा बोली, नहीं, कोई देरी नहीं हुई। आज रात तुम्हें यहीं भोजन करके जाना है। इसी को तो कहते हैं प्रश्रय। उसी रात अपनी जन्मपत्री संशोधन का सारा ब्यौरा सुनेत्रा को कह सुनाया। वह कह उठी, ना बताते तो ही अच्छा था। क्यों? अब वे केवल डरते डरते रहना होगा। किसका भय? वैधव्य योग का। बहुत देर तक सुनी चुप रही, फिर बोली, नहीं, मैं भय नहीं मानूंगी। मैं यदि तुम्हें छोड़कर पहले चली जाऊं तो फिर मेरी मृत्यु होगी, दोहरी मृत्यु।